वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज अमित। आज हम डिस्कस करेंगे राजीव गांधी की असैसिनेशन के बारे में और राजीव गांधी की असैसिनेशन के जो कॉन्विक्ट हैं उनकी एक क्षमा याचिका, उनकी जो पार्डन प्ली है वो तमिलनाडु के गवर्नर के सामने कई सालों से डिलेड है। सो वी विल अंडरस्टैंड थ्री थिंग्स कि सबसे पहले राजीव गांधी की असैसिनेशन कैसे की गई थी और उनके जो कॉन्विक्ट्स हैं उनकी इस समय पार्डन प्ली का जो इशू है वो क्या है। ऑल्सो वी विल अंडरस्टैंड द बेसिक बिहाइंड इट कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन से हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी सेंटेंस को पार्डन करने के लिए। लेट्स बिगिन द क्लास। इन क्लासेस के जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। सो प्लीज अगर आपको पीडीएफ की जरूरत है तो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन माई सोशल मीडिया अकाउंट्स। राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी की असैसिनेशन के बाद 1984 में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने। 1991, याद रखिए 21 मई 1991 रात को 10:10 पे राजीव गांधी जी की असैसिनेशन की गई थी, उनकी हत्या कर दी गई एक सुसाइड बॉम्बिंग के तहत। आप जो इस समय फोटो देख रहे हैं ये उनकी हत्या करने से, उस बॉम्ब ब्लास्ट से 30 सेकंड पहले की फोटो है। एग्जैक्टली इस मोमेंट के बाद बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया जाता है। किसके द्वारा? धनु। राजीव गांधी की जो असैसिनेशन की गई थी, जिन्होंने की थी, उनका नाम था धनु। इस फोटो में अब जो ये फोटो देख रहे हैं, ऑरेंज और ग्रीन कलर की ड्रेस है और सम काइंड ऑफ फ्लावर्स जो उनके हेयर्स में है। ये लेडी इस मोमेंट के बाद राजीव गांधी के पास जाती हैं, उनके पैर छूती हैं और जैसे ही पैर छूती हैं वो एक RDX की एक्सप्लोजिव जैकेट जो पहनी हुई थी उसको डेटोनेटर के साथ ब्लास्ट कर देती हैं। राजीव गांधी जी की मृत्यु हो जाती है, सुसाइड बॉम्ब की मृत्यु हो जाती है और इनके अलावा 13 और लोग, यानी टोटल 15 लोग इस सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट में मारे जाते हैं। ये फोटो 21 मई 1991 की है। श्री पेरम्बदूर, चेन्नई में उस समय राजीव गांधी जी इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे जब यह मृत्यु हुई। भारत के प्रधानमंत्री उस समय हुआ करते थे शेखर सिंह। सरकार गिर गई थी अगले महीने ही बेसिकली पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई थी। पीवी नरसिम्हा राव अगले प्रधानमंत्री बने थे जून में। ये उस समय की कहानी है। इसके बारे में एक छोटा सा बैकग्राउंड भी समझ लीजिए, आपको करंट अफेयर्स और कुछ और नेशनल मुद्दे समझने में हेल्प करेगा। ये जो असैसिनेशन अटेम्प्ट है ये लिट्टे के द्वारा कराया गया था। लिट्टे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि श्रीलंका में एक्टिव हुआ करती थी। तमिल टाइगर्स के नाम से इसको जाना जाता था। श्रीलंका में बहुत सारे से तमिलियंस भी रहते हैं। तो श्रीलंका का जो उत्तरी हिस्सा है, यानी जो भारत के करीब है, वहां पर लिट्टे ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव थी, जिनका जो सेड पर्पस था तमिल ईलम बनाना था, यानी कि श्रीलंका में एक सेपरेट स्टेट बनानी है, सेपरेट नेशन बनानी है, तमिल ईलम उसके नाम से। तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन का काम था, उसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम था लिट्टे। लिट्टे श्रीलंकन आर्मी के साथ एक सिविल वॉर में एक्टिव थी। सिविल वॉर चल रही थी लिट्टे और श्रीलंका के बीच में 1980s के दौरान। ठीक है, अब यहां पर आते हैं राजीव गांधी के बारे में कि क्यों लिट्टे राजीव गांधी जी की असैसिनेशन करती है। आप पढ़ेंगे, कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, परंतु जो मोर और लेस जो ऊपर मोटा मोटा एक्सप्लेनेशन है कि लिट्टे और श्रीलंका के बीच की जो सिविल वॉर थी, इसमें भारत ने, जिसमें राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, 1987 में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो कि भारत की मिलिट्री फोर्स थी, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स तीनों से इंक्लूडेड थी, उसका नाम था इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। वो इस श्रीलंका की सिविल वॉर में श्रीलंका की मदद के लिए भारत के द्वारा भेजे गए थे। यानी कि उनका उद्देश्य था लिट्टे के साथ मिलिटरली एंगेज नहीं करना, बस उन्हें डिसार्म कर देना। परंतु वो जो कैंपेन था वो थोड़ा सा डिजास्ट्रस साबित हुआ। इंडीड जो ये भारत की इंटरवेंशन थी श्रीलंका की सिविल वॉर में, इसको भारत का इंडियाज वियतनाम भी कहा जाता है। इंडियाज वियतनाम। इंडियाज वियतनाम क्यों कहा जाता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 1965 से लेकर 1975 तक वियतनाम में
लड़ाई की थी, अटैक किया था, और उसको एक बड़ा मेजर हार माना जाता है। इट्स काइंड ऑफ ए वेरी डिजास्टर्स वॉर फॉर यूएसए। इसी तरीके से क्योंकि ये इंडियन पीस कीपिंग फोर्स की जो इंटरवेंशन थी श्रीलंका में, क्योंकि ये एक डिजास्टर की तरह बाद में बन के उभर आई, तो इसे इंडियाज वियतनाम कहा जाता है। वेल नेवरदलेस, इंडियाज पीस कीपिंग फोर्स की जो इंटरवेंशन थी उसकी वजह से जो लिट्टे उग्रवादी थे वो भारत के प्रधानमंत्री, क्योंकि उस समय इन्होंने ही असाइन किया था, इन्होंने ही इस बात का निर्णय लिया था, वो इनसे काफी नाराज थे। इसी एक्शन के तहत जब ये प्रधानमंत्री नहीं थे और ये अपनी री इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे चेन्नई में श्री पेरम्बदूर में, तो 21 मई 1991 को एक सुसाइड बॉम्बिंग में इनकी हत्या कर दी गई, असैसिनेट कर दिया गया। हत्या की गई थी धनु के द्वारा। ये उस समय 17 साल की थी, 17 ईयर्स की थी। इस असैसिनेशन के बाद इस कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड टोटल 7 लोगों को पकड़ा गया था, 7, और इन सातों के सातों को कन्विक्ट कर दिया गया था लाइफ इंप्रिजनमेंट के लिए। डिफरेंट चार्जेस थे कॉन्स्पिरेसीज के, जिनमें से 4 लोग, पेरारीवलन, मुरुगन, संथम और नलीजी, इन चारों को डेथ सेंटेंस दिया गया था। हावेवर अप्रैल 2000 में तमिलनाडु गवर्नर, उस समय जो तमिलनाडु के गवर्नर थे, उन्होंने इनकी डेथ सेंटेंस, नलिनी की डेथ सेंटेंस को स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन और सोनिया गांधी जी, जो कि राजीव गांधी जी की विडो हैं, उनकी अपील पर नलिनी, बिकॉज शी वॉज ए फीमेल, ऑन ए कंपैशन बेसिस पे सोनिया गांधी ने यह अपील की थी कि उनकी डेथ सेंटेंस को कम्यूट करके लाइफ इंप्रिजनमेंट में बदल दिया जाए। तो तमिलनाडु गवर्नर ने उसको कम्यूट कर दिया, यानी कि कम कर दिया। डेथ सेंटेंस थी लेकिन उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट में बदल दिया गया। उसके बाद 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने पेरीरावलन, याद रखिए पहले वाला, पेरीरावलन की भी डेथ सेंटेंस को लाइफ इंप्रिजनमेंट में बदल दिया। उसके साथ साथ संथान और मुरुगन, जो और दूसरे, वो जो बाकी 2 और थे, उनके भी। सो बेसिकली राजीव गांधी की असैसिनेशन में 4 कन्विक्ट जिनको डेथ सेंटेंस मिली थी, उन सबकी डेथ सेंटेंस को कम्यूट करके लाइफ इंप्रिजनमेंट में कर दिया गया है। पहले वाली जो नलिनी थी, जो कि एक फीमेल थी, उनको कंपैशन के ऊपर अपील किया था सोनिया गांधी जी के द्वारा एंड स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन पे उनको कर दिया गया। और उसके बाद जो बाकी 3 थे, पेरीरावलन, संथान और मुरुगन, क्योंकि इनकी जो मर्सी प्ली थी प्रेसिडेंट के सामने 11 सालों तक लटकी रही, इस बेसिस पर स्टेट गवर्नमेंट ने उनकी भी, सुप्रीम कोर्ट ने उनको उनकी जो डेथ सेंटेंस थी उनको वो कर दिया। ये हो गया इनके कॉन्विक्ट वाला मुद्दा। आज हम जो करंट इश्यू जो डिस्कस कर रहे हैं वो है रिलेटेड टू पेरीरावलन। पेरीरावलन, तो पेरीरावलन एक कॉन्विक्ट है राजीव गांधी की असैसिनेशन की कॉन्स्पिरेसी में। आइए बात करते हैं, इसमें कई इंटरेस्टिंग बातें आएंगी। इस समय आप जो फोटो देख रहे हैं वो पेरीरावलन की है। पेरीरावलन को कन्विक्ट इस बेसिस पर किया गया था क्योंकि इन्होंने कन्फेस किया था। इनकी कन्फेशनल स्टेटमेंट के बेसिस पे, इनके अगेंस्ट कोई और खास एविडेंस नहीं था, परंतु इनकी खुद की जो कन्फेशनल स्टेटमेंट थी उसके बेसिस पे। हमारी इंटरनल सिक्योरिटी की सीरीज में हमने एक लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यानी जो टाडा एक्ट होता है, यूजुअली जो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स होती है उनको कोर्ट में एविडेंस के तौर पर नहीं माना जाता है, परंतु अगर किसी आदमी को टाडा एक्ट के तहत चार्ज किया गया हो तो उसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट को कोर्ट में एविडेंस के तौर पर मान लिया जाता है और उसके बेसिस पर सजा सुनाई जा सकती है। टाडा एक्ट के तहत पेरीरावलन के ऊपर चार्ज था कि इन्होंने बैटरी, 2 9 वोल्ट की बैटरी खरीदी थी उस बॉम्ब में यूज करने के लिए जिससे राजीव गांधी की असैसिनेशन की गई। इसी कन्फेशनल स्टेटमेंट के बेसिस पे इनको मृत्युदंड सुनाया गया था। हावेवर सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस टाडा कन्विक्शन को ओवरटर्न कर दिया था। याद रखिए कि टाडा के चार्जेस को ओवरटर्न कर दिया गया था, परंतु उनकी डेथ सेंटेंस, उनकी कन्फेशनल स्टेटमेंट के बेसिस पर उसको अलग नहीं किया गया था। नाउ 2013 में जो सीबीआई के उस समय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे वी थियागराजन, उन्होंने ये कन्फेस किया, या उन्होंने बेसिकली रिवील किया कि जो कन्फेशनल स्टेटमेंट थी पेरीरावलन की वो उन्होंने गलती से थोड़ी एडिट कर दी थी, वो एग्जैक्ट नहीं थी। इन्हें बैटरी इन्होंने खरीदी थी, परंतु इनको यह नहीं पता था कि बैटरी किस लिए खरीदी गई। दोबारा से समझने की कोशिश कीजिएगा कि राजीव गांधी जी की जो असैसिनेशन है एक बॉम्ब के द्वारा की गई है, उसमें एक बैटरी लगनी है। अब अगर कोई आदमी ये जानकर बैटरी खरीदता है कि इससे असैसिनेशन की जाएगी,
तो वो तो बेसिकली वो तो टेररिस्ट हो गया, उसने बेसिकली वो एक्ट जान के किया है, तो उसकी जो सजा बनेगी कानून के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर किसी ने बैटरी खरीदी हो लेकिन उसको ये नहीं पता हो कि इसका क्या यूज होगा, तो उसके ऊपर वो चार्ज, टाडा वाले चार्जेस, या बेसिकली उसको इतनी हार्श पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है। पेरीरावलन की कन्फेशनल स्टेटमेंट ली गई सीबीआई के द्वारा, जिसमें इन्होंने ये बोला था कि मैंने बैटरी खरीदी थी, परंतु ये नहीं बोला था कि ये बैटरी ये हमें एक्सप्लोजिव डिवाइस के लिए खरीदी थी। इन्होंने सिर्फ ये बोला बैटरी खरीदी थी, साथ में ये बोला कि मुझे नहीं पता कि किस लिए खरीदी गई थी। लेकिन सीबीआई के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे वी थियागराजन, उनकी किसी एरर की वजह से उन्होंने ये लिख दिया कि उन्होंने एग्जैक्टली एंटायर स्टेटमेंट नहीं लिखी थी, और क्योंकि एंटायर स्टेटमेंट नहीं लिखी थी तो उनको मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। इसके बाद पेरीरावलन petition before Tamil Nadu governor for remission of the sentence filed in 2015 has remained on desk। तो सातों के सातों कन्विक्ट में से छह के बारे में कंप्लीटली प्रूवन है कि उनकी कॉन्स्पिरेसी थी राजीव गांधी को असैसिनेट करने की। परंतु पेरीरावलन की, इनकी जो इस समय सिचुएशन है कि ये इनोसेंट है एज फार एज द एविडेंस राइट नाउ पॉइंट्स आउट। और 2015 से इनकी रेमिशन की कि जब मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, खुद जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो कह चुके हैं कि कन्फेशनल स्टेटमेंट गलत लिखी गई थी, तो फिर मुझे बेसिकली इस समय रिमिट कर देना चाहिए। डेथ सेंटेंस से तो मुझे रिमिट किया ही जा चुका है, तो बेसिकली इस समय मुझे कंप्लीटली मेरी सजा माफ करके मुझे छोड़ देना चाहिए। नाउ वी कम टू दिस इशू कि इनकी जो रेमिशन की जो पार्डन प्ली है वो तमिलनाडु गवर्नर के सामने डिलेड है पिछले 2 सालों से। 2018 में तमिलनाडु की जो स्टेट गवर्नमेंट थी उन्होंने ये रेकमेंड कर दिया था गवर्नर को कि आप इसे छोड़ सकते हैं, ये स्टेटमेंट को रिमिट कर सकते हैं, खत्म कर दीजिए, इन्हें माफी कर सकते हैं। लेकिन वो अभी तक 2 साल से डिलेड है और 2 साल से उसके ऊपर डिसीजन नहीं लिया गया है। इसके बारे में कुछ मुद्दा समझते हैं कि गवर्नर के पास कौन सी पावर होती है और क्यों स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन उन्होंने माननी चाहिए, और अगर उनको मानने की कंपल्शन है तो फिर अभी तक मानी क्यों नहीं गई है। तमिलनाडु के इस समय गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। अभी जो करंट की जो इस समय न्यूज है, ऐसा अकॉर्डिंग है कि जो ये 7 कन्विक्ट्स हैं, इनके जो पार्डन प्ली है, क्षमा याचिका है, उसके बारे में 3 से 4 दिन के अंदर निर्णय आ जाएगा। आने वाले दिनों में शायद आपको पता चलेगा न्यूज के द्वारा। ये स्पेसिफिकली इसीलिए हो रहा है क्योंकि एजी पेरीरावलन बहुत लंबे समय से एक लीगल बैटल में लगे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट तक गए हुए हैं कि जब ये प्रूव हो चुका है कि मैं इनोसेंट हूं तो कृपया करके अब मुझे छोड़ दिया जाए, पार्डन किया जाए। चलिए, यहां पे इससे पहले हम कॉन्टेक्स्ट समझते हैं कि ये पार्डन होता क्या है, क्षमा याचिका क्या होता है। किसी भी देश में सिविलाइज सिचुएशन में ऐसा माना जाता है कि इवन दो जुडिशरी सबसे सुप्रीम है, परंतु न्याय के लिए बहुत जरूरी है कि हो सकता है गलती से भी अगर जुडिशरी से कोई गलती हो जाए तो हमें एग्जीक्यूटिव के पास पार्डन की पावर देनी चाहिए। इट्स एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन टू अलाउ अ पर्सन टू बी एब्सॉल्व्ड द गिल्ट ऑफ एन एलिजिड क्राइम और अदर लीगल ऑफेंसेस एज इफ द एक्ट नेवर अकर्ड। मतलब कि जब पार्डन दे दी जाती है तो लीगली स्पीकिंग ऐसा होता है कि ये कभी हुआ ही नहीं है, आदमी कंप्लीटली क्रिमिनल हो जाता है, उस पर कोई चार्जेस नहीं बचते हैं। ये पार्डन स्पेसिफिकली इस प्रकार से इसलिए दिया जाता है। भारतीय संविधान में पार्डन 2 लोग दे सकते हैं। सबसे पहले है राष्ट्रपति, अनुच्छेद नंबर 72 के तहत राष्ट्रपति को यह पावर दी गई है कि वो किसी भी पूरे देश में किसी भी प्रकार के क्राइम को पार्डन कर सकते हैं जब उनके पास पार्डन प्ली जाती है। रिमिट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं, विल सी द डिफरेंस। और स्टेट में यही पावर गवर्नर को दी गई है अनुच्छेद नंबर 161 के तहत। पार्डन कर सकते हैं, रिप्रीव कर सकते हैं, रिस्पाइट, रिमिशन, सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ। याद रखिएगा, इट मस्ट बी रिलेटिंग टू अ मैटर टू विच एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड्स। एक फर्क है इन दोनों की पावर में कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो डेथ सेंटेंस को भी पार्डन कर सकते हैं, परंतु गवर्नर जो है वो डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो अभी आएगा। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि सर आपने बोला कि गवर्नर तो डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता, तो फिर पेरीरावलन को तो डेथ सेंटेंस थी, तो इसमें गवर्नर क्या कर सकता है? विल कम टू दैट, बट ध्यान से रखिएगा, बहुत ही प्यारा न्यूएंस है, इसके बारे में बात करते हैं। पहले एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। आर्टिकल 72 यहां पे पहले देखते हैं। पार्डनिंग पावर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट आर एल्यूसिटेड इन आर्टिकल 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 5 तरीके की पावर है।
पहली पार्डन की, दूसरा कम्यूटेशन की, तीसरा रिप्रीव की, चौथा रिस्पाइट की, पांचवा रिमिशन की। पार्डन का मतलब होता है कंप्लीटली क्षमा, एकदम कोई भी क्राइम उन्होंने कमिट नहीं किया, कंप्लीटली फ्री, चाहे वो डेथ सेंटेंस पे भी हो। डेथ सेंटेंस पे है, प्रेसिडेंट के पास पार्डन प्ली गई, उन्होंने बोला पार्डन, कंप्लीटली फ्री। कम्यूटेशन, कम्यूटेशन का मतलब होता है कि पनिशमेंट का टाइप चेंज कर दिया जाता है। टाइप चेंज मतलब कि किसी को मिली थी डेथ सेंटेंस तो उसको बदल के लाइफ इंप्रिजनमेंट कर दी। कई बार ऐसा भी इशू हो सकता है कि ऐसा क्राइम किया हो कि देखो यार, हम कंपैशन तो दिखाना चाहते हैं परंतु हम तुम्हें छोड़ना नहीं चाहते हैं, तुम्हारी गलती बहुत बड़ी है, तो डेथ सेंटेंस चलो हम हटा देते हैं परंतु आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट तो काटना ही पड़ेगा। उसको कहा जाता है कम्यूटेशन की पावर। उसके बाद रिप्रीव, कभी कभी किसी अर्जेंसी की वजह से कुछ मुद्दे होते हैं कि किसी की, भाई सपोज कीजिए डेथ सेंटेंस आ गई, फरवरी में उनकी डेथ सेंटेंस की डेट है, लेकिन कोई और उनको कोई इशू है, कोई कंपैशन का इशू है, कोई और किसी प्रकार का है, उनको कहीं और अपील करनी है, तो उसके बेसिस पर वो पनिशमेंट को थोड़ी देर के लिए डिले भी कर सकते हैं, यानी कि एग्जीक्यूशन होने में थोड़ा सा और डिले हो जाएगा ताकि उनको टाइम मिल जाए कुछ अप्लाई करने के लिए, कोई और लीगल रेमेडी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू करवाने के लिए टाइम मिल जाएगा, ये रिप्रीव। चौथा होता है रिस्पाइट, मतलब कि जो क्वांटम और डिग्री ऑफ पनिशमेंट है कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस जैसे कि प्रेगनेंसी और मेंटल कंडीशन को देखते हुए कम कर दी जाती है। रिप्रीव 2 साल की है, कम करके, प्रेग्नेंट औरत है या मानसिक हालत खराब है तो उसको कम कर दी जाएगी। और एक अंत में मिलता है रिमिशन। इसका मतलब यह है कि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट तो सेम रहेगी परंतु कम कर देंगे। तो 20 साल की रिग्रेस इंप्रिजनमेंट है, उसको नेचर जो है, नेचर नहीं चेंज होगी, क्वांटम बदल दिया जाएगा। मतलब कि क्वांटम बोलेगी कितनी मिली, 20 साल की मिली है तो हम आपको 10 की कर देंगे, बट आपको जानी पड़े, आपको लेना पड़ेगा रिग्रेस इंप्रिजनमेंट भी। ये सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट की, गवर्नर की और प्रेसिडेंट की सब सेम है, सिर्फ एक फर्क है जो कि आती है पार्डन की, इसमें थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, तो जो क्राइम सेंट्रल लॉज के अगेंस्ट हुआ हो, यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट हुआ हो, उसमें प्रेसिडेंट के पास ये सारी की सारी है, और जो स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट हुआ वो गवर्नर के। पार्डन में एक फर्क है कि पार्डन जो डेथ सेंटेंस होती है उसको सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ही पार्डन कर सकता है, गवर्नर नहीं, परंतु गवर्नर कम्यूट कर सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा, गवर्नर कम्यूट कर सकते हैं। कहने का क्या मतलब हुआ कि प्रेसिडेंट पार्डन कर देगा तो वो आदमी डेथ सेंटेंस पे उसी समय छूट के कंप्लीटली फ्री, नॉर्मल सिटीजन, फ्री सिटीजन की तरह जीवन जिएगा। लेकिन अगर कोई डेथ सेंटेंस की प्ली, पार्डन प्ली या क्षमा याचिका गवर्नर के पास गई है तो वो उसे माफ तो नहीं कर सकता, कम्यूट कर सकता है, यानी डेथ सेंटेंस से बदल के लाइफ इंप्रिजनमेंट कर सकता है या डिले कर सकता है, रिप्रीव कर सकता है, जरूरत पड़ने पर रिस्पाइट दे सकता है, बस उसे पार्डन नहीं किया जा सकता। बस ये एक ही फर्क है इसके बात के अंदर, याद रखेंगे। आर्टिकल 72 कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू पार्डन अ डेथ सेंटेंस, मतलब कि सेंटेंस भी और कन्विक्शन भी दोनों ही रिमूव हो जाएंगे। जो डेथ, जब पार्डन मिलता है तो जो कन्विक्शन है वो लीगली कहीं पे अगर लिखेगा ना कि आर यू कन्विक्टेड ऑफ ए क्राइम, तो वहां पर वो नो लिख सकता है कि नहीं, कोई कन्विक्शन नहीं हुआ मेरा। पार्डन का मतलब ये होता है क्षमा याचिका का, कंप्लीटली फ्री। Resultant completely absolved of his guilt, no sentences, punishment और disqualification shall follow thereafter। आप कभी कभी जॉब में कहीं पर अप्लाई करते हैं, अगर कोई क्रिमिनल कुछ केस हो तो आपको मेंशन करना पड़ जाता है कि यहाँ पे कोई क्रिमिनल केस है। जो बंदा पार्डन लेके जाएगा अगर वो कहीं पे फॉर्म भरता है तो नो, नथिंग, है ही नहीं, अब लीगली एग्जिस्ट ही नहीं करता है। गवर्नर सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट कर सकता है डेथ सेंटेंस को, पार्डन नहीं कर सकता, याद रखेंगे। दिस मींस ओनली एग्जीक्यूशन ऑर्डर कैन बी स्टेड, द कन्विक्शन कैन नॉट बी रिमूव्ड। कन्विक्शन तो रहेगी ही, उसको नहीं हटाया जा सकता है। Hence, Article 161 does not empower governor to pardon a death sentence, can either be stayed or substituted with other punishment like rigorous imprisonment। स्टे कर दिया, डेथ सेंटेंस था, रिगरस इंप्रिजनमेंट दे दी, ये होता है समस्या। अब हम जो आज का जो मुद्दा आया हुआ है कि पेरेरा वलन, दो इनकी इनोसेंट मोर और लेस प्रूव हो चुकी है, हावेवर स्टेट गवर्नमेंट की रेकमेंडेशन के ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट यानी तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने रेकमेंड कर दिया था गवर्नर को इनकी डेथ सेंटेंस को, सॉरी इनकी जो लाइफ इंप्रिजनमेंट, क्योंकि डेथ सेंटेंस तो सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी थी, लाइफ इंप्रिजनमेंट में इनको फ्री करने के लिए गवर्नर को रेकमेंड। अब याद रखिए कि जो गवर्नर, ये जो गवर्नर या प्रेसिडेंट जो ये पांचों की पांचों पार्डन की पावर को एग्जीक्यूट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट एग्जीक्यूटिव या फिर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की रेकमेंडेशन पे करते हैं, स्वयं नहीं करते हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने रेकमेंड कर दिया है गवर्नर को 2018 में कि हटा दीजिए, फिर 2 साल तक क्यों नहीं हुआ?
क्योंकि संविधान में इस बात की लिमिट नहीं दी गई है कि रिकमेंडेशन को कितने दिनों में मानना है। तो मतलब वैसे स्टेट गवर्नमेंट ने रेकमेंड कर दिया तो टेक्निकली अब गवर्नर को करना ही है, वो उस रोकेगा नहीं, उसको रोक नहीं सकता है, परंतु कोई टाइम लिमिट ना देने की वजह से अगर 2 साल का भी डिले है तो 2 साल का चल रहा है। इसीलिए जो पेरीरावलन है, सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि भाई ये काम होगा या नहीं होगा, करके बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि गवर्नर अपनी लिबर्टी पे उनका जो पेरीरावलन का रिमिशन है वो डिसाइड कर सकते हैं एज डीम फिट, जो भी उनको लगे। नलिनी, सुथेंद्र राजा, श्रीहरन, पेरीरावलन, रॉबर्ट पयास, जयकुमार और रविचंद्रा, सब के सब 27 साल से जेल हैं और तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से इन सब को बेसिकली छोड़ने का निर्णय लिया जा चुका है। ठीक है, टू रिकमेंड द गवर्नर द रिलीज ऑफ ऑल दी 7 कॉन्विक्ट, सबको कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई ये जो 3-4 दिन में इसको डिसाइड करके दो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिले हो रखा है, किस वजह से डिले है, कोई रीजन तो है नहीं। जब स्टेट गवर्नमेंट ने रेकमेंड कर दिया है तो फिर कर क्यों नहीं रहे, ये इशू है। हावेवर अब रिसेंटली जैसे कि देख रहे हैं आप, द स्टेटमेंट्स आई हैं गवर्नर की तरफ से कि 3 से 4 दिनों में इस पर डिसीजन ले लिया जाएगा। नेक्स्ट मंडे तक पता चल जाएगा कि जो राजीव गांधी असैसिनेशन के जो 7 के 7 कन्विक्ट हैं उनके बारे में क्या डिसीजन है, क्या उनकी सेंटेंस जो है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट रेकमेंड कर चुकी है तो सिर्फ गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है, सिर्फ वो लेके कब होगा उसका क्या असर आएगा वो पता चल जाएगा। द डिसीजन माइट कम इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। ओके, इसकी जो अगर आपको पीडीएफ चाहिए सो प्लीज मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ फॉर इट। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन माई सोशल मीडिया अकाउंट। हैव अ नाइस डे।